बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मेरीना आमिर। सो अज्यूम करें अगर बॉडी टेम्परेचर सिर्फ 2 सेल्सियस ऊपर या नीचे हो जाए तो क्या ह्यूमन बॉडी सर्वाइव कर सकती है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि सिस्टम आपका कोलैप्स हो जाता है। लेकिन एक पावरफुल बायोलॉजिकल सिस्टम है जो 24/7 एक्टिव रहता है, बिना रुके, बिना नॉइस, बिना ब्रेक के, दैट इज़ थर्मो रेगुलेशन। ये वो हमारा सिस्टम है जो मैंने आपको अभी प्रीवियस बताया कि 2 सेल्सियस का टेम्परेचर भी यही रेगुलेट करता है। ना ही हमारा 1 सेल्सियस या 2 सेल्सियस ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। मीन्स ये बिल्कुल ऑप्टिमल टेम्परेचर पे बैलेंस रखेगा, दैट इज़ अबाउट 37 सेल्सियस। ये बॉडी का ऑटो कंट्रोल सिस्टम होता है। हीट प्रोडक्शन, हीट लॉस, स्वेटिंग, शिवरिंग, सब कुछ परफेक्ट बैलेंस में इसी के थ्रू आउट होती है। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि ब्रेन का कौन सा पार्ट हमारे थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा होता है, बॉडी 37 सेल्सियस को कैसे मेंटेन करती है, थर्मो रेगुलेशन का कंप्लीट मैकेनिज्म और एमडीकेट बोर्ड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक समझ आया तो फिजियोलॉजी ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द थर्मो रेगुलेशन। Thermal regulation is a homeostatic mechanism that keeps the body temperature of an organism up to suitable limits, that is about 37 Celsius, independent of external environmental temperature. यहाँ most important point is that कि independent होता है किसके? external resource के। external resource means कि हमारा जो body temperature, हमारी जो body में एक mechanism है thermal regulation, वो ये नहीं सोचता है कि environment का कौन सा क्या temperature है, बट वो body का temperature 37 Celsius तक उसका काम है कि वो उसको रेगुलेट करना है। जिस तरह हमारे ह्यूमन जो है, एग्जाम्पल में ह्यूमन रेगुलेट टेम्परेचर थ्रू स्वेटिंग एंड शिवरिंग। हमारे ह्यूमन किस तरह रेगुलेट करते हैं बॉडी को? शिवरिंग के थ्रू और स्वेटिंग के थ्रू। स्वेटिंग इन हॉट कंडीशन एंड शिवरिंग इन कोल्ड कंडीशन। अब यहाँ हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, हाइपोथर्मिया एंड हाइपरथर्मिया। हाइपोथर्मिया मीन्स थर्म की मीनिंग क्या होती है? हीट। थर्म की मीनिंग होती है हीट एंड हाइपो की मीनिंग होती है लो। सो जब आपका बॉडी टेम्परेचर लो हो जाए तो उसमें क्या होता है? लो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन डैमेज एंड इवन डेथ भी हो जाता है इसकी वजह से। हाइपरथर्मिया मीन्स हीट ज़्यादा। हाइपर मीन्स हाई हीट, मतलब इसमें बॉडी जो है आपकी ज़्यादा टेम्परेचर रेज कर ली, अपनी बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा रेज करने की वजह से क्या होता है? फीवर हो जाएगा, उसमें रेगुलेटरी इम्बैलेंस हो जाएगा, स्ट्रोक, डेथ इन रेयर केसेस। अच्छा, इसमें ये याद रखिएगा कि हमारी बॉडी, अगर क्वेश्चन है आपके पास कि वाई हमारी बॉडी जो है टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली क्यों हमारा फॉलो होता है ये रूल कि हमारी टेम्परेचर बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए 37 सेल्सियस का? क्योंकि टेम्परेचर इज़ द लिमिटिंग फैक्टर फॉर एंजाइम, एंड एंजाइम जो है हमारी बॉडी के अंदर ही होता है। एंजाइम चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड थर्मोलिबाइल। और इसी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में एंजाइम सेंसिटिव होने की वजह से हम खुद भी सेंसिटिव है टेम्परेचर के। Now animals classification on the basis of thermoregulation. So there are 3 types: ectotherms, which are also called poikilotherms, endotherms, which are also called homeotherms, and heterothermic animals. First we gonna discuss ectotherm, जिसको हम पोइकिलोथर्म कहते हैं। पोइकिलोथर्म जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, और ये वो एनिमल्स होते हैं जो ड्राइव करते हैं टेम्परेचर को एक्सटर्नल सोर्सेज का अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए। किस तरह? जैसे हमारे जो एनिमल्स होते हैं ना, इनमें फिशेस आती हैं, इन्वर्टिब्रेट्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये सब आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ओशन वगैरह या ट्रॉपिक्स में सर्वाइव कर रहे होते हैं। इनका सर्वाइवल ही यहाँ के इन्वायरमेंट्स में होता है जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ये अपनी बॉडी को किस तरह रेगुलेट करते हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके, ताकि वो अपनी बॉडी को वार्म अप कर सकें, उनका मेंटेन रहे टेम्परेचर। मीन्स ये फिशेस होती हैं जैसे लाइक ओशन में रह रही होती है ना वो, तो ओशन का तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बट ये अपनी एक्सटर्नल सोर्सेज की थ्रू आउट वो अपनी बैलेंस कर रहे होता है, थर्मो रेगुलेशन कर रहे होता है। नाउ एंडोथर्म्स पे हैं, जिसको हम कहते हैं होम्योथर्म्स। सो एनिमल्स हु मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर यूजुअली विद इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड एंडोथर्म और होम्योथर्म। इसका बेसिकली इसके अपोजिट ही होता है ये। किस तरह? यहाँ एक्सटर्नल सोर्सेज का नीड होती है ताकि वार्म अप कर सके, लेकिन एंडोथर्म्स वो एनिमल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको अपना टेम्परेचर अपने आप से ही वो रेगुलेट कर रहे होते हैं। किस तरह? थ्रो इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेस, बिकॉज इनको नीड नहीं होती एक्सटर्नल सोर्सेज की, ये अपने इंटरनल मेटाबॉलिक के प्रोसेस के थ्रू ही अपने रेगुलेट कर रहे होते हैं अपने टेम्परेचर को। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल्स में आते हैं हमारे पास बर्ड्स एंड मैमल्स। मैमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आता है। अगर क्वेश्चन आए ह्यूमन बींग्स आर, सो ह्यूमन बींग्स आर एंडोथर्म विच आर ऑल्सो नोन एज होम्योथर्म। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो हेट्रोथर्मिक एनिमल्स होते हैं। हेट्रोथर्मिक कौन से होते हैं? जो होम्योथर्म्स भी होते हैं समटाइम्स, एंड समटाइम्स वो एक्टोथर्म्स भी होता है। होम्योथर्म्स मीन्स उनका टेम्परेचर कभी कभी कांस्टेंट भी होता है, और कभी कभी एक्टोथर्म का मीनिंग क्या है? उनका फ्लक्चुएट भी होता रहता है, मतलब बीच के होते हैं वो, कभी उनका टेम्परेचर कांस्टेंट तो कभी फ्लक्चुएट। इसमें एग्जाम्पल्स आती है बर्ड्स एंड ह्यूमिंग बर्ड्स, जो तौर पर में चले जाते हैं और
हाइबरनेट करते हैं। अच्छा, हाइबरनेशन और टॉर्पोर में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है कि लॉन्ग टाइम वो क्या हो रहा होता है, स्लीप में चले जाते हैं। स्लीप में चले जाते हैं मतलब एक लंबे अरसे के लिए वो फूड की जब फूड की कमी हो जाती है ना उनके पास, जब फूड स्कार्स होता है तो उनकी अपनी बॉडी में ही फैट्स वगैरह की डिपोजिशन होती है, दैट्स वाई वो हाइबरनेशन प्रोसेस में चले जाते हैं, मीन्स बहुत लॉन्ग टाइम के लिए सो जाते हैं। और टॉर्पोर की मीनिंग क्या है कि शॉर्ट टाइम हाइबरनेशन होती है, मतलब इसमें भी हाइबरनेशन होती है बट ये लंबे अरसे के लिए नहीं सो जाते, ये फॉर द शॉर्ट टाइम हाइबरनेट करते हैं अपने आप को। अच्छा, थर्मल रेगुलेशन अब हम बात करते हैं ह्यूमंस में ऑप्टिमल टेम्परेचर इज़ अबाउट 37 सेल्सियस। और थर्मल रेगुलेशन का जो मैंने क्वेश्चन बताया था कि कौन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में, हाइपोथैलेमस एक वो ऑर्गेन है जो थर्मल रेगुलेशन को कंट्रोल करता है और इसको हम कहते हैं थर्मोस्टेट और सेट पॉइंट फॉर टेम्परेचर। तो ये थर्मोस्टेट होता है, थर्मो रेगुलेटर होता है जो हमारी बॉडी में कंट्रोल कर रहा होता है इस सब मैकेनिज्म को। अब हम बात करते हैं हाइपरथर्मिया एंड हाइपोथर्मिया। हाइपरथर्मिया भी मैंने क्या बताया था, जिसमें बॉडी टेम्परेचर आपका रेज हो जाए, और रेज होने की वजह से क्या होता है कि एक्टिवेट हो जाते हैं स्वेट ग्लैंड क्यों एक्टिवेट होंगे, ताकि हमारा स्वेट रिलीज होना शुरू हो जाए। पर्सपायरेशन होगी तो स्वेट रिलीज होगा, एंड स्वेट रिलीज होगा तो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो रेज हुआ था वो लो में आ जाएगा, ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 सेल्सियस तक मेंटेन हो जाए। इसी तरह हमारा थर्मल रेगुलेशन मेंटेन होता है। अच्छा, हाइपरथर्मिया एक तो इस इन द फॉर्म ऑफ स्वेट बैलेंस हो होता है, एंड इन द फॉर्म ऑफ डायलेशन, वेसोडायलेशन के थ्रू बैलेंस हो होता है। किस तरह? हमारे हॉट कंडीशन मीन्स हाइपरथर्मिया में वेसल डायलेट होती हैं, और डायलेट होने की सूरत में हाइपरथर्मिया कम हो जाता है और हमारा बैलेंस हो जाता है थर्मल रेगुलेशन। अच्छा, इसमें और क्या क्या होता है? इसमें कन्वेक्शन और कंडक्शन भी होते हैं। कंडक्शन मीन्स हीट ट्रांसफर थ्रू सम फिजिकल इंट्रैक्शन, मतलब यहाँ जो हीट ट्रांसफर होता है ना वो फिजिकल इंट्रैक्शन के थ्रू ट्रांसफर होता है। जस्ट लाइक कंडक्शन में क्या होता है कि हम लोग समटाइम्स प्रिकली हीट पाउडर या आइस पिक अपनी बॉडी पे रखते हैं ताकि कूलिंग इफेक्ट हो हमारी स्किन में। और कन्वेक्शन का मीनिंग क्या है कि ट्रांसफर ऑफ बॉडी हीट बाय मूवमेंट ऑफ एयर और वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द स्किन। मतलब कन्वेक्शन का मतलब है समटाइम्स हमें अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है तो हम बात ले लेते हैं, बात के अलावा हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक हम वॉकिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे स्वेट ज़्यादा निकलेगा तो हमें गर्मी कम महसूस होगी और हाइपरथर्मिया हमारा बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, हाइपरथर्मिया में वेसोडायलेशन होता है। वेसोडायलेशन में आपको अगर शो करूँ डायग्राम में तो यहाँ देखें, ये हमारा है वेसोडायलेशन। इसमें क्या हो रहा है? हीट लॉस हो रहा है अक्रॉस एपिडर्मिस इज द फर्स्ट लेयर एंड द डेडली केराटिनाइज्ड लेयर एज यू नो। अच्छा, वेसोडायलेशन में हीट लॉस होगा, और हीट लॉस के साथ साथ यहाँ देखें जो फैट की लेयर है ना ये वेसोडायलेट हो रही है, यहाँ वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं, दबी हुई हैं, बिल्कुल पिचकी हुई हैं, यहाँ डायलेट हो रही हैं ताकि हमारा स्वेट रिलीज़ हो। स्वेट रिलीज़ के साथ साथ यहाँ हमें पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। अब हम बात करते हैं हाइपोथर्मिया की। हाइपोथर्मिया मीन्स थर्म मीन्स हीट एंड हाइपो मीन्स लो हीट, मतलब कोल्ड इन्वायरमेंट में बॉडी टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ हो जाता है, और डिक्रीज़ में क्या पर्सपायरेशन भी कम हो जाएगी, मीन्स स्वेट हमारा रिलीज़ नहीं होगा। सर्दियों में हमारा स्वेट रिलीज़ नहीं होता, और साथ साथ ब्लड वेसल हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं जिसको हम वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, और सबक्यूटेनियस फैट बिकम थिक। अब लाजमी सी बात है, अगर जो हमारी लेयर होगी, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। अब ये देखें, ये जो हमारी लेयर है इसमें आप देख रहे होंगे वेजल्स बिल्कुल बारीक सी हो गई हैं, ये देखें बिल्कुल डायमीटर छोटा हो गया, और वेसोडायलेशन में बड़ा हो गया ताकि हीट लॉस हो सके। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन में इसलिए यहाँ बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है ताकि हीट रिलीज़ ना हो, और सबक्यूटेनियस फैट भी बढ़ के सबक्यूटेनियस फैट की लेयर भी आ जाती है, डिपॉजिट हो जाती है ताकि हीट बिल्कुल भी रिलीज़ ना हो और हमारी बॉडी बिल्कुल वार्म अप रहे। अच्छा, उसके अलावा शिवरिंग होना शुरू होती है, ये तो सबको पता है, जब कांपना शुरू हो जाता है हम लोग, बहुत ज़्यादा शिवर्स, हमारी बॉडी शिवर होती है। नाउ वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज्ड बाय हाइपोथर्मिया इंड्यूस रीनल डिस्फंक्शन एंड कॉल्ड डियूरेसिस ड्यू टू द डिक्रीज लेवल ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन। देखो अब क्या होता है सर्दियों में जो है ना, अब सबसे पहले तो कोल्ड डायरेसिस की मीनिंग क्या है? अवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और जब यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा तो हमारा वाटर जो है कम होना शुरू हो जाएगा ना, और कम होने की सूरत में एंटी डायरेटिक हार्मोन भी डिक्रीज़ हो जाएगा, उसका लेवल भी डिक्रीज़ हो जाएगा। और एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या काम करता है? वाटर रीअब्सॉर्प्शन का। अच्छा, डिक्रीज लेवल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन रिजल्ट इन डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट का मतलब क्या है? पतला यूरिन निकलेगा, मतलब गाढ़ा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा उसकी डाइल्यूट यूरिन निकलेगा। क्यों? क्योंकि एंटी डायरेटिक हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। तो ये था हमारा थर्मल रेगुलेशन का पूरा प्रोसेस, और इस तरह हमारी बॉडी रेगुलेट करती है। और स्वेट किस में निकलता है वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपसे
MCQ पूछा जाए कि वैसोडाइलेशन में क्या होता है, तो वैसोडाइलेशन में स्वेट प्रोड्यूस होता है, वैसोडाइलेशन में साथ साथ हमारी कन्वेक्शन और कंडक्शन प्रोसेस चलता रहता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में जो है हमारी ब्लड वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं और सब कुटेनियस फैट लेयर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो ये सब था हमारे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में। अच्छा याद रखिएगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में जो है ना एंटी डायरेटिक हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। यहाँ डाइल्यूट यूरिन रिलीज होता है, डाइल्यूट मीन्स बिल्कुल पतला, और जो वैसो डायलेशन होता है उसमें एंटी डायरेटिक हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और यहाँ डाइल्यूट यूरिन नहीं होता है, यहाँ कंसनट्रेटेड यूरिन होता है। सो ये डिफरेंस है बेसिकली। और ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग को समझ आ गया हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने चैप्टर भी अपना बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। अब हम इसके MCQ सॉल्व करेंगे अनीस हुसैन की बुक से, और ये MCQs के बाद आपको इंशाल्लाह होम्योस्टेसिस तो बिल्कुल कंफर्म रट्टा लग जाएगा, और रट्टे के साथ साथ आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हुआ, आई होप। अच्छा याद रखिएगा, ये बताने में भूल गई कि होम्योथर्म्स को हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपने प्यारे का बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।